वेरी गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी टॉप 200 सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 जो कि होगा हिस्टोरिकल एक्ट। इसको शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं इसको बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो काफ़ी दिमाग लगने वाला है इसको आज पढ़ने में। और चाहे तो मैं एक और चीज़ कि देखो, अगर आप इसको पढ़ते हो, अगर पहली बार में आपको याद नहीं होता तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे भी इसको याद करने में काफ़ी टाइम लगा था। ये होता क्या है ना, मैं इसको आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। ये सीजीएल का है, ठीक। आई थिंक सीपीओ का, सीजीएल का नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसमें टोटल ना जो ये हिस्टोरिकल एक्ट होते हैं 10 से 11 ऐसे हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से कोई इंसान याद कर सकता है। इतने सारे जो टॉपिक्स बन जाते हैं उसमें मिला देता है। देखो, ये आपका 48 का हो जाएगा, ठीक है। जब 1958 का हो जाएगा, ठीक है। उसका चार्टर एक्ट 1933 बीसी में डाल दिया, उसका 1773 भी डाल दिया। सब कुछ मिलाकर अगर दे दिया तो कोई इंसान किस तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकेगा, क्योंकि उसकी जब तक माइंड में पूरी कहानी नहीं बिल्ड है तब तक वो कुछ कर ही नहीं सकता इसको अटैम्प्ट। और आप अगर इतना ही हार्ड है तो भैया इसको कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखो, मैंने जब चेक किया तो टेक्स्ट बुक पे ये दिखा रहा है कि 5 से बस 7% ही स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये होता ही इतना हार्ड है। अगर आपके माइंड में बैठ गया, आपके कॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया सही तरीके से, तो आपके पास एडवांटेज है। एक दो क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो अगर आपने ठीक कर दिया तो आपको पता है कि कितना कंपटीशन है। एक दो क्वेश्चन कितने मायने रखते हैं। और आप जो सोच रहे हो ना कि मैथ्स में मैं 50-50 ले आऊँगा, ठीक है। अब जो टाइमर आ गया है ना 15 मिनट्स का, तो भूल जाओ ये 50-50 मिनट्स वाला सवाल, ठीक है। तो आपका जो अगर कोई जान बचाने वाला है तो वो जीएस बचाने वाला है, ठीक है। ये इसीलिए आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस, ये मतलब नहीं है कि मैं मेरा व्यूज़ आएगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अगर हिस्टोरिकल एक्ट मेरे से कोई अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई भी पढ़ा रहा है, आप उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि पढ़ना कैसे है इसको। देखो, इतना हार्ड है तो देखो ज़रा, मैं चाहूँ तो जनरली आपको बोल सकता हूँ ये है 1773 का है, आप पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप आज हम थोड़ा बच्चों वाली चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि ये रहा एक रफ़, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, रफ़ नोट्स कह सकते हो आप इसको। इसको मैंने बनाया है एज अ माइंड मैप, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। बचकाना लग सकता है, ठीक है, जिसको पसंद आए ठीक है, जिसको नहीं आए कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसमें आपको पूरी एक है ना, एक क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आप एक बार इसको ना समझने की कोशिश करो, फिर इस क्वेश्चन को लगाना। अगर मज़ा नहीं आ गया ना तो बताना इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ, देखो, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया, मैंने पहले ही बोला है, एज अ एक बड़े भाई की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि किस तरीके से अगर मेरा और बाकी जो बुक में कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा। अगर मैं आपको यही चीज़ उठाकर दे दूँ तो ये तो हर बुक में मिल जाएगा, रट लोगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में मैं नहीं बिठा पाया तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, तो आज हम करने क्या वाले हैं, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, माइंड मैप के थ्रू, ठीक। एक बार ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस माइंड मैप को बनाने की। मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ, मेरे को याद है। मुझे नहीं पता कि आप पे कितना काम करेगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप पे काम करे, ठीक है। चलो, चलो इधर ध्यान दो। अब जब धुरंधर मूवी देखी थी उसमें पार्ट्स डिवाइड नहीं कर रखे थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसी तरीके से हमारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। ये होगा हमारा चैप्टर 1, 1773, ठीक है। क्या है? रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलो, तो अब इसमें कैसे ध्यान रखना है, बस एक सिंपल सी स्टोरी समझना आप, ठीक है। बस समझो, सब कुछ इधर उधर रख के ध्यान से समझना बस। अब ना पूरा ध्यान यहाँ पर दो, ठीक। तो होता क्या है ना कि अपना जो देश था, एक स्टोरी समझा रहा हूँ, ठीक है, एक फिक्शनल स्टोरी है, बस समझ लो, ठीक। कि अपना एक जो देश है उसमें 3 गुंडे आते हैं। उन गुंडों का नाम क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये समझ आया। और इनका हेड कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। इनके साथ आते हैं 4 चेले। इन मतलब इसके पास भी 4 चेले थे, इसके भी 4 चेले थे, इसके पास भी 4 चेले थे। उन चेलों का क्या नाम था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये 2 क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब तक क्या देखा हमने? 3 गुंडे आए, उनके 4 चेले थे। अब इन 3 गुंडों ने ना जहाँ पर भी लूट मार की उस जगह को अपना नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझो कि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे ने जहाँ पर लूट मारा उस जगह को बोल दिया उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास वाले ने जहाँ पर लूट मारा उसको बोल दिया मद्रास प्रेसिडेंसी। और बंगाल वाले ने जहाँ पर लूट खसोट किया उसको रख दिया बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। 3 चीज़ समझ आई हमें। उसके बाद क्या होता है, बहुत इन्होंने लूट मार मचाना शुरू कर दिया। क्या करते थे ये लोग? वसूली भाई बन गए थे, है ना, वही वाला, ठीक।
जल्दी कर, पनवेल भी निकलना है। तो वही चीज़ है ना, क्या लेते, ब्राइड नहीं, ब्राइब है, ठीक है, ब्राइब टेकर हो गए थे, है ना, घूस लिया करते थे, है ना, बहुत अच्छे से गिफ्ट लिया करते थे, है ना, लूट खसोट किया करते थे, है ना, वसूली किया करते थे वो लोग, पूरा ना आतंक मचा रखा था। तो वहाँ की सरकार परेशान होकर क्या करती है, चौथा पॉइंट हमारा, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही बनता है, सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेब्लिश कर देता है, बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो वसूली आज से बंद, ठीक है, ये बोलता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, वसूली बंद करवा देता है। और ये जो तमाशा चल रहा था मेरे भाई, तो इसको दूर से इन सब का मास्टरमाइंड देख रहा था, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था। कौन था ये, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम था, जो लंदन से बैठ के इनको देख रहा था। अब आंख बंद करो और समझो कि मैंने क्या बोला। क्या बोला मैंने कि 3 गुंडे आए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, अपने साथ चार चेले लाए जिसका नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। उसके बाद जहाँ पर उन्होंने लूट खसोट किया उस जगह को उन्होंने प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया अपने नाम के आगे लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या वहाँ पर लूट खसोट करना शुरू किया, है ना, वसूली करना शुरू किया। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया 1774 में। और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस्टेब्लिश होता है तो वो क्या बोलता है, वहाँ आज से तुम लोगों की जो गुंडागर्दी बंद, वसूली बंद। जितने भी ये तमाशा चल रहा था दूर से कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा था लंदन में, ठीक है। अब देखो, अब आँख खोलो, समझ आ गए यहाँ तक। अब देखना ज़रा, मैजिक देखना अब तुम, ठीक, दिमाग में कहानी बैठी। आई नो थोड़ा है ना बचकाना है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई। अब तो मुझे बच्चा बोलो कुछ भी बोलो, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है। और इसीलिए मेरे को बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स याद है, ठीक है, तो बच्चा मत बोलना, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड। यही मैंने बोला, इनका हेड कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इसके साथ साथ 2 पोस्ट ऑफ क्रिएट हुए थे आपके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट बोल रहा है 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वही चेले साथ साथ जो किसके, गवर्नर जनरल के काम करते थे। ये बंगाल लिख दिया लेकिन तीनों के साथ काम करते थे। ये हेड था इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, जहाँ पर ये लूट खसोट करते थे वहाँ पर प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद क्या मैंने बोला था आपको कि इनकी जो हरकतें देखकर सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में, ठीक है। और ये जब होता है उसके बाद क्या होता है, कंपनी ऑफिशियल्स वर प्रोबिएटेड एक्सेप्टिंग, ठीक है। जैसे ही इसका सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है वो क्या बोलता है, आज से मना है, प्रोबिएटेड है, बंद है क्या, तुम्हारा ब्राइड लेना, गिफ्ट लेना, ठीक है, प्राइवेट ट्रेड करना। यही मैंने बोला था ना आपका। और एंड में क्या होता है, इन सब की जो ड्रामेबाजी देखकर कोर्ट ऑफ जनरल इन देख रहा होता है दूर से, क्या कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, ओवरसी देख रहा होता है। ये वर्ड लिखा था कीवर्ड में, ठीक है, ओवरसी कर रहा होता है, ठीक है। किस किस मैटर पे, सिविल मैटर, मिलिट्री मैटर, रिवेन्यू मैटर। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में, ठीक है, सर्जित किया गया था। सबसे पहले क्या हुआ था ना, अगर मैं थोड़ा और फैक्चुअल जाऊं तो होता क्या है, जब अंग्रेज़ पहली बार आए थे बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, प्लासी के टाइम पे, तब वो लोग गवर्नर जनरल नहीं कहलाते थे, केवल गवर्नर कहलाते थे, ठीक है। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके थ्रू उनको गवर्नर जनरल का ओहदा मिल गया था, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद थी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, वही चीज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बनी थी, केंद्रीय प्रशासन, ठीक। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी बता दिया आपको मैंने। कंपनी के अधिकारी को रिश्वत, उपहार ये सब मना कर दिया था, निजी व्यापार करना, ठीक है। और आखिरी में हमने देखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था, जो कि पार्लियामेंट का व्यक्ति था। वो क्या कर रहा था, नागरिक और सैन्य और राजस्व प्रशासन के उधर से ही ना देख रेख कर रहा था ना, ऑर्डर दे रहा था, मास्टरमाइंड था उधर से, है ना। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ आ रहा है ये चीज़, लेकिन मैं अपना 100% दे ही रहा हूँ इस चीज़ में, ठीक है। अब लगाते हैं ज़रा क्वेश्चन, देखते हैं कि कितना ज़ोर है कातिल में, ठीक। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो कि 1773 से था, ठीक है। इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक बात है, यही तो मैंने बोला था कि शुरुआत में 3 गुंडे आए थे, वही। इट स्टैब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट, 1774 वाला, ठीक है। इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड, ये कहाँ पर हमने पढ़ा ही नहीं, ये है ही नहीं कुछ, मतलब नहीं है, अभी पढ़ा हमने जितनी भी चीज़ें थी, नहीं था, ये देख लो आप चाहे तो, ठीक। चलो ये तीसरा गलत। और उसके बाद इट ब्रॉड द कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन, यानी एक्शंस जो था अंडर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है, किसके पार्लियामेंट्री कंट्रोल,
तो ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। तो ये हमारा फोर्थ ठीक है, फोर्थ ठीक है, सेकंड ठीक है, फर्स्ट ठीक है, यानी हमारे 3 ऑप्शंस ठीक हैं। ठीक, अब समझ आए किस तरीके से करना है। ओके ऑलराइट, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद हो गया। अब आते हैं हम अमेंडिंग एक्ट 1781 पे। ठीक, यहाँ ध्यान देना ज़रा। 1781 हमारा एक दूसरा चैप्टर हो जाएगा। इससे पहले, इस एक्ट से लाने से पहले एक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा आपको। हुआ क्या था, हुआ ये था, मैंने पिछले एक्ट में क्या बताया कि क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट ने आते ही क्या बोला था, जो तुम ये जो कर रहे हो ना वसूली भाई वाला काम, आज से बंद। ठीक है, ये बोला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और वो मान जाएंगे, कौन, गवर्नर जनरल सब, नहीं, कोई नहीं माना उसकी बात। और इसी वजह से दोनों के बीच में टकरार शुरू हो गई। ठीक है, बहस शुरू हो गई। और क्या ये है, पहले की, ये पहले का पावर है। ठीक है, मतलब इस एक्ट से पहले की बात है। ठीक, क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, या जितने गवर्नर है, वो बहुत खुश थे। क्यों, क्योंकि ये इनकी पावर यूज़ करते थे। जुडिशरी का काम क्या होता है, फैसला सुनाना। ठीक है, कोर्ट वाला काम करना, ये भी वही काम करने लगते थे। पैसा भी कमा रहे हैं, कोर्ट का भी काम कर रहे हैं, इनके सारा, इसका कोई इज्जत ही नहीं था। देखो है ना, रो रहा है, वही वाली कैट वाली इमेज नहीं है। ठीक, तो ये हालत था। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने क्या बोला था, इसका जो मास्टर माइंड है, जो दूर से देख रहा है पार्लियामेंट्री वाला, कौन, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, वो जो देख रहा था इस पर, वो देखता है यार ये सुधर नहीं रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्या लाता है, ये लाता है 1781 का एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। और क्या बोलता है, आज से, सुन लो, आज से गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट की ताकत हो गई एक बराबर, अपना अपना। देखो भाई, एग्जीक्यूटिव का काम जो है तुम लोगों का है, तो तुम अपना एग्जीक्यूटिव का काम करो। ठीक है, पैसे का काम करो, पैसे का काम करो। और जुडिशरी का काम तुम्हारा, तो तुम उसी को करोगे। तू बीच में नहीं घुसेगा, घुस गया ना बता दूंगा, तब जाके ये पीछे हुआ। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, रेक्टिफाइंग, यानी रेक्टिफाई क्या मतलब है, सुधार करना। अमेंडमेंट का मतलब सुधार, तो इसको सुधारा गया है ना, इसकी हरकतों को सुधारा गया, किसके, उधर दूर से देख के, है ना, जिसने अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि इसको क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एक्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके दोनों को पावर को इक्वल कर दिया गया था, ये सुधर नहीं रहा था। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ट्रिक। ये क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा अमेंडिंग एक्ट 1781। ये कहता है कि इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल बंगाल के बीच में लड़ाई हो रही थी, बहस हो रहा था कि तुम मेरे टेरिटरी में, मेरे काम में क्यों घुस रहा है ना। और इसके वजह से इसी को बाद में चेंज किया गया था। ठीक है, रेक्टिफाइड किया गया था इसके डिफेक्ट्स को। इसी लिए से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी, इसे रेक्टिफाइंग एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। ओके, ये क्या करता है, सेपरेट कर देता है गवर्नर जनरल एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता का जो था, उसका ज्यूरिडिक्शन हुआ करता था, यानी क्या, ज्यूरी वाला काम होता था, है ना, जज वाला काम होता था, उसमें घुस रहा था ये गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल घुस रहा था। तो दोनों को अलग अलग कर देता है ये, कि तुम्हारा काम अलग है और तुम्हारा काम अलग है, बात खत्म। इसको क्या कहते हैं, समायोजन अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बीच में समन्वय बनाया गया था, दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाया गया था। ठीक है, 1773 में, वही चीज़ है जो मैंने आपको क्लियर करवा दी। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय अधिकार से अलग अलग कर दिया गया, बात खत्म हो गया। याद आया मज़ा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सिंपल बना है इसका। तो एक सेकेंड, क्या बना था अपना, बताओ सेटलमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, 1773 गलत, 1786 से तो होता ही नहीं है। अमेंडमेंट एक्ट, आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। क्लियर हुआ ये चीज़। चलो, संशोधन अधिनियम 1781 क्लियर हुआ था। उसके बाद हमने अब देखना है क्विट इंडियाज़ एक्ट 1784। ठीक है, उससे पहले ज़रा रोक के इसको करने की कोशिश करो। आप बोलेंगे भैया ये क्या दिखा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है PYQ का। ठीक है, लेकिन पिछले साल का नहीं है, PYQ ही है ये। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, अभी देखना कितना स्मूथ एंड बटर की तरह लगेगा ये, देखना। रुको, अब यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक समझने से पहले ये एक चीज़ समझ लो, इसका बैकग्राउंड 1784 का जो अपना चैप्टर नंबर 3 हो गया ना, इस तरीके से होता क्या है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो हैं, उसके पीछे कौन निगरानी रख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रख रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन विलन था, नहीं, यहाँ पर आ गया मूवी में ट्विस्ट। मेन विलन ये नहीं था, इसके पीछे भी खड़ा था। कौन था वो
वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये याद रख लेना चीज़, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था मेन विलन है एक्चुअल में, वो उसको हायर कर रखा है कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर को, जो कि पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है, लेकिन जनरली ये किसका मेंबर है, ये कंपनी का मेंबर है। पता है कंपनी क्या होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। समझ आया ये चीज़ कि मेन विलन हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखता है एक चीज़, नोटिस करता है, ये कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर तो कुछ बोल नहीं रहा, क्यों नहीं बोल रहा। यहाँ देखो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो तो बस पैसा पैसा कर रहा है, पैसा पैसा, ठीक है, बस पैसा चाहिए, और इतना गंदा एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है ना उनसे कुछ। इस टाइम पे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अगर आपको पता हो यहाँ पर क्या वो मैसौर की लड़ाई चल रही थी, और यहाँ पर हार गए थे, तो कौन, ब्रिटिश हार गई थी इस पॉइंट पे, ठीक है, वो तो बाद में आगे चल के जीतती है, ठीक है। मराठा से लड़ाई चल रही थी, सलबाई की जो ट्रेटी हुई थी आगे चल के, और इस पोजीशन पे भी मराठा से वो हार रहे थे वो, ठीक है। इस इवन जो नीचे जो हैदराबाद था उस साइड में इनका जो कब्जा है वो छूटता जा रहा था। छोड़ो, ज़्यादा डीप हो जाएगा, जब हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ना हिस्ट्री पे, तब आएंगे उस पर। अभी बस हमें समझना है कि कैसे हम याद करें, हमें है ना नंबर चाहिए, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि जो डायरेक्टर था इनके ऊपर था, ये कुछ बोल नहीं रहा था, ये अपनी मनमौजी कर रहा है, बस पैसा पैसा कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इनसे चल नहीं रहा है। तो गुस्सा आता है फिर किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो बोलता है तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब मैं भेजूँगा अपना मेंबर, अब तू देख मैं करता क्या हूँ, ठीक है। क्या किया इसने कि इससे छीन लिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पावर छीन ली, या आप ऐसे समझ लो कि जो डायरेक्टर था ना अपना, कौन सा कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर था, उससे पावर छीन ली, ठीक है। उसको क्या बोला कि तू केवल एक ही काम करेगा, क्या करेगा, कॉमर्शियल काम करेगा, ठीक है। इवन देखो गवर्नर जनरल इसका भी पार्ट था, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसको काट दो कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर से पावर छीन ली, बोला कि तू जो ऊपर से क्या करता है, निगरानी रखता है ना, अब तू बस केवल ना पैसे पैसे पे निगरानी रखेगा, इसी के चीज़ का तो तू भूखा है, और जो तूने अपने मेंबर्स भेजा है ना, चेले चमंडे भेजे हैं, और अब मैं भेजूँगा अपने पावरफुल मेंबर्स को, ठीक है, जो तुमने हालत ख़राब कर रखी है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजता है अपने है ना पावरफुल, ठीक है, टाइटन्स को। कौन कौन, ठीक, ये इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सारी पावर अब इसके पास चली गई थी, बस पैसे का पावर इसके पास था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री, सारी पावर चली गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में, ठीक है। ये लिख दिया ना मैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव पावर, ये सब, और इसी को कहते हैं क्या, ब्रिटिश की पहली आहट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, समझ आया, यहाँ से PCS में, UPSC में, SSC में, सब जगह से यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ब्रिटिश की पहली आहट कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि पहली बार जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने अपने मेंबर को भेजा था इनकी हरकतों की वजह से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई ना। चलो अब देखो ज़रा, हम ये देख लेते हैं, पिट इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है डुअल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, डबल गवर्नमेंट को, ठीक है, ओवर द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इट क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुपरवाइज एंड द मैनेज ऑफ द कंपनी, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। बताया ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या क्या करता है, आपका सिविल का भी काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता है, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है कि कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कमाने जो होता है ना, कॉमर्शियल जो अफेयर्स हैं, ठीक है, व्यापार का, ये सारा का सारा कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स और उसके चेले चमंडे को दे दिया गया था। क्लियर हुआ ये चीज़। तो हिंदी में देख लेते हैं, पिट इंडिया अधिनियम 1784, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को द्विधि, यानी दुई होता है, दुई नियंत्रण प्रणाली, जिसे डुअल लॉ सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, डबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसने कंपनी के प्रशासन को, नागरिक, सेना, राजस्व कार्य को किसको दे दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और केवल वाणिज्य कार्य दे दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया था। वही चीज़ है, सेम टू सेम। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितना मैं आपको अभी नॉलेज दे रहा हूँ इस एक्ट से रिलेटेड, ये SSC तक सीमित है, मैक्सिमम ये आपका PCS तक चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि इससे आप सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस कर दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ये तो ट्रिक तो बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, इसके आपको डीप में जाना पड़ता है, किसने किया, कैसे किया, ठीक है, मतलब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो ये मत समझना कि ये इससे है ना कि सिविल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। चलो अब लगाओ क्वेश्चन, देखो कितना बटर की तरह होता है ये। क्या बोला, एक कथन निष्कर्ष है, पिट इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बात है, डबल गवर्नमेंट, वही तो बोला, डबल लॉ सिस्टम जिसे कहते हैं, हाफ लॉ सिस्टम, ठीक। क्या कि रीज़न क्या था, द एक्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल, क्या उसने बंटवारा कर दिया, कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, किसके बीच में, कंपनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में, और किसका, कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर के बीच में, है ना। लगा बच्चे वाला क्वेश्चन, अब दोनों ठीक है।
चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने चार्टर एक्ट 1793 पे। ठीक है, ये छूट गया था हमसे, ज़रा ये देख लेते हैं पहले। ठीक, सीजीएल के पिछले साल ही पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थीम से रिलेटेड है ना, स्पेस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, कंपनी मिलिट्री एंड ट्रेड कंट्रोल, गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि कंपनी से तो इसकी बात ही नहीं हो रही। जो आपका गवर्नर 3 गुंडे भेजे थे, गवर्नर जनरल बंगाल हो गया, उसके बाद आपका आपका मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ये जो भेजे गए थे इसमें बंगाल इंपॉर्टेंट था। इस पे कंट्रोल किसका था? ठीक है, कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर का था, सीओडी। अब इसको इस पे निगरानी रख रहा था आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये इसके अंदर जवाबदेही था, यानी ब्रिटेन का सीधा इन्फ्लुएंस तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था उसके अंदर, वो काम कर रहा था वो चीज़। ठीक है, और ये कब खत्म हो गया था? 1773 के पहला ही, इसीलिए तो पहला एक्ट कहते हैं कि ब्रिटिश ने पहली बार मतलब इनडायरेक्ट ही लेकिन इंडिया पे रूल किया। ठीक है, इंडिया की टेरिटरी पे रूल किया, नहीं तो उससे पहले वो बस केवल ट्रेड करने आए थे। अगर इससे पहले इवन जो लड़ाई भी की ना, वो कंपनी ने ही की थी शुरुआत में। चाहे अगर मैं बोलूँ, अगर 1764 का जब बक्सर की लड़ाई हो, 1757 का आपकी प्लासी की लड़ाई हो, 1760 का आपका वांडी वॉश की लड़ाई हो, 1759 का आपका बैटल ऑफ बेदड़ा हो, उसके बाद 1740 का आपका ये कर्नाटक जो लड़ाई हुई थी। इवन सबसे अगर शुरुआत में चले जाओगे ना, जब 1610 में गोवा कैप्चर किया था पोर्तुगीज़ ने, फिर 1612 में बैटल ऑफ शुआली हुआ था, ये सारी जो लड़ाई है कंपनी ने लड़ी थी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कंपनी मिलिट्री और ये ट्रेड कंट्रोल है, ये तो कंपनी की बात हो रही है, तो हमें नहीं, क्योंकि ब्रिटिश का धमक आ चुका था लेकिन इनडायरेक्ट आया था। प्रॉपर जो ब्रिटिश की आहट थी वो कब सुनाई दी थी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वो था आपका 1784 के टाइम पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसी लिए तो कहा कि ये अपना आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी का रूल तो था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन किसका चल रहा था? ये ब्रिटेन का चल रहा था। और ये क्या था? टेरिटोरियल रूल इन इंडिया पे, ये केवल। और इसमें ये भी गलत हो गया आपका, क्यों? क्योंकि फॉरेन रिलेशंस जो था, वो फॉरेन रिलेशन और आर्मी रिक्रूटमेंट, ये लड़ाई और जो पैसे वाली चीज़ें हैं ना, व्यापार करने वाली, ये कंपनी का ही काम था। ठीक है, ये भी आपका वही आ गया, आपका शिपिंग ट्रेड से रिलेटेड आ गया, जो ट्रेड किया करते थे, तो ये भी गलत हो गया। आपका मिलिट्री एंड ट्रेड हो गया, ये भी गलत हो गया। और आपका ये हो गया फॉरेन रिलेशंस, ये भी गलत हो गया। ये सीधा का सीधा ना इनडायरेक्ट एक तरीके से धमक था। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना, सिंपल ही था ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अपना चार्टर एक्ट 1793 देखते हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट किस हिसाब से देखना है कि ये अपना चैप्टर 4 हो गया ना एक तरीके से। तो हमने देखा था डुअल लॉ सिस्टम में वो एक ट्रेड संभाल रहा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था। ठीक है, और जो रूल फिर भी हमारा किसका था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही था, है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो दे दिया गया था, उसमें एक व्यक्ति आया था जिसका नाम कॉर्नवालिस था। उसके टाइम पे ये आपका 1793 का एक्ट आया था। ठीक है, अब इसे चार्टर एक्ट कहते हैं। उसने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट लाया। ठीक है, क्या लाया? परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या? अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। जिसने क्या बहुत तेज़ी से इनकी रेवेन्यू को मतलब बहुत तेज़ कर दिया। अगर परमानेंट सेटलमेंट की सिंपल से अगर मैं समझाऊं तो ये हुआ करता था कि पहले ना ज़मीन किसके हाथ में थी? ज़मींदारों के हाथ में थी, लेकिन अब इन ज़मींदारों के ऊपर भी खड़ा कर दिया गया था अंग्रेज़ों को। ये इनसे वसूलते थे टैक्स। ठीक है, और ये जो ज़मींदार थे वो गरीब ज़मींदारों से टैक्स वसूलते थे। शाम होने से पहले पहले इसको इन्हें टैक्स देना पड़ता था, तो इन पर दबाव रहता था, इसलिए इन पर प्रेशर डाला जाता था, और धीरे धीरे इनकी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तो परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ ना, ये हुआ था, क्वीन देखकर चौंक गई थी। ठीक है, आगे चौंधी आ गई थी। कैसे? क्यों? क्योंकि इससे बहुत कमाई थी शुरुआत में। हाँ, आगे चल के घाटे का सौदा हुआ था, लेकिन शुरुआत में बहुत कमाई हुई थी अंग्रेज़ों को। ये देखकर खुश हो गई और 20 साल के लिए, ये याद रखना, 20 साल के लिए मोनोपोली और बढ़ा दिया गया। जो लग रहा था कि अंग्रेज जो ये सीओडी है, मतलब ये फेल चल रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसको और पावर दिया गया। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि तुम्हारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसको इसीलिए इसने पैसे कमा के हमें दिया है ब्रिटिश का पार्लियामेंट को, तो हम इसके 20 साल और बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब क्या है कि मैंने बता दिया ना कि अब पहली बार जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आते ही उसने सेंट्रलाइज कर दिया इस चीज़ को। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि ब्रिटेन का रूल चलने लग गया था। ठीक है, ब्रिटेन का रूल। क्लियर हुआ ये चीज़? वही देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा अब इधर ध्यान देना। एक मिनट, चल जा। ठीक, इधर देखो, क्या था?
एक्सटेंडेड चार्टर एक्ट 1793 ने एक्सटेंड कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए। क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम पे, जो परमानेंट सेटलमेंट मैंने बोला किसने, कॉर्नवालिस ने 1793 में, ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गया था, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अब इस चीज़ को, ठीक है, अप्लाई कर दिया था सेंट्रल, जो कंपनी नहीं कर पाया था कभी। यही चीज़ मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब ये देखो हिंदी में वही है, व्यापार एकाधिकार 20 साल के लिए, ठीक है। उसका स्थायी बंदोबस्त ले आए थे कॉर्नवालिस ने 1793 में, और केंद्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। विकेंद्रीकरण नहीं, केंद्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक। चलो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके 1793 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है। ये भी CGL में पूछा गया था 18 सितंबर का, शिफ्ट सेकंड से है, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट बोल रहा है द एक्ट 1793 फॉलो करता है ट्रेडिशन ऑफ द पर्सनल रूल, ठीक है, विदाउट ब्रिंगिंग इन एनी लीगल रिफॉर्म्स। देखो कल ही मैंने आपको बताया था विदाउट वाले शक के दायरे में डाल दिया करो, लेकिन अभी थोड़ा उसमें चेकमेट के हिसाब से नहीं जाएंगे, अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है, पूरे है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। द एक्ट ऑफ 1793 फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ द पर्सनल रूल। क्या इसमें पर्सनल रूल था? अभी आप थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया यहाँ पे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो चुका था, है ना। यही तो बताया कि इसमें अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है, हस्तक्षेप शुरू हो गया था। पहले आहट के बाद क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आते ही अब रूल चलने लगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो चल रहा था वही इंडिया के पार्लियामेंट में चल रहा था। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपनी मनमानी कर रहा था वो ख़त्म हो चुका था। तो पहला आपका तो गलत हो गया। अगर पहला गलत है, ये गलत हुआ, उसके बाद आपका बहुत स्टेटमेंट ये गलत हो गया, ठीक है, ये दो रह रहे हैं ना। चलो स्टेटमेंट 2 कहता है जज वर असाइन टू इंटरप्रेट लॉज, ये बात सही है, रेदर देन डिपेंड अपॉन द रूलर्स पर्सनल जजमेंट, ये भी बात सही है। जो जज अपॉइंट किए गए थे 1773 में, याद आया, इसलिए अपॉइंट किए गए थे ना कि वो इंटरप्रेट कर सके लॉज को, क्योंकि वो मनमानी कर रहे थे उसके गुंडे, याद आ रहा है ना इस चीज़, ठीक है। और इसीलिए किस पे ये डिपेंड नहीं थे, जो लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए डिपेंड नहीं थे, अलग कर दिया गया था ना 1781 का, जो मैंने आपको अमेंडमेंट एक्ट से बताया था, उसमें जिसे रेक्टिफाइंग एक्ट कहते हैं, उसमें ये तो बोला था कि दोनों की पावर्स को अलग अलग कर दी। तुम लॉ का काम कर रहे हो तो केवल लॉ का काम करो, और तुम डिपेंडेंट नहीं हो किसी रूलर, यानी आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या भी किसी भी, चाहे वहाँ के रजवाड़े क्यों ना, उनसे उस पर भी, मतलब तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। वही चीज़ है, एक दूसरे से बस है ना कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। तो यानी ये सही है आपके बात, क्योंकि जज जो थे वो बिल्कुल आज़ाद थे अपने लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, रेदर देन रूलर्स जजमेंट, ठीक है। तो यानी ओनली 2 इसका सही होगा, ठीक। चलिए, और देखिए यहाँ तक तो हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद अपना 1800 शुरू होगा, 1800 का चार्टर। और मैं चाहता हूँ, मैं देखो करवा तो पूरा दूंगा, लेकिन जल्दी याद नहीं होगा आपको इतना सारा, ठीक। आई वांट कि आप ये सारा का सारा है ना आज भर में मेरे को याद करके, ठीक है, इसका टेस्ट दे दो, ठीक। आज मैं आपको एक स्टेटमेंट वाइज, ठीक, जो पेपर में पूछा जा सकता है, थोड़ा हार्ड ही होगा उसका लेवल, हार्ड मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं सिविल का लेवल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, PCS जितना हो सकता है लेकिन होगा, ठीक है। अगर वो आप करने में सक्षम रहे खुद से, तो समझ लेना कि आपका एक्ट में नंबर नहीं कटेगा। और दिखा दिया मैंने कि एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लास्ट में ये देख लीजिए आप, और भी क्वेश्चन थे, ठीक, वो कल हम लगा लेंगे, ठीक है। ओके, ये था इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 कल लगा लूँगा। और देखो यार, मैं 2 दिन से ना सोया नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैंने सुबह बताया ना कि यहाँ पर जागरण चल रहा है, ठीक है। तो चेकमेट की क्लास मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी यार दिन को कंटेंट बनाना होता है, रात को यार सोने का टाइम होता है, तो ये जागरण चल रहा है। लेकिन मज़ा भी आता है बहुत, है ना, भंडारा मिलता है पता है तुम लोगों को। तो वही चीज़ है, ऐसे आज चेकमेट नहीं हो पाए, ठीक। तो कल अपनी करंट अफेयर्स की तो रहेगी, SSC टॉप 200 की जो ये अपनी सेकंड पार्ट के साथ हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और रात को चेकमेट की क्लास हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो लिख के डाल देना, ठीक है। और कैसा लगा भाई, मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है। अगर ये जो तुम खाली या कई बार लाइक कमेंट करके भी बताया करो कि कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, अगर बिलीव मी, अगर आप डायरेक्ट याद करने जाओगे ना, ये गलत होना तय है। आप ना ये खुद चेक कर लेना कि बस है ना 5 से 10% ही बच्चे हैं ना जो होते हैं वो इन लेवल के क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं, और वही है ना बाजी मार जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि जो मैथ्स आप पूरे भरोसे बैठे हो ना, मैथ्स में अच्छे नंबर 50 आउट ऑफ 50 लाएंगे, तो हो गया वो चीज़, ठीक। अब समय बदल गया है पूरा, अब GS पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, मिलते हैं कल।